हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं डोंट डिजर्व इट फैन फिक्शन के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था वांगजी और उइंग का शादी हो गया था, मगर किसी वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जो अब फर्स्ट नाइट में ही वांगजी उइंग का भेल हटाकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया था। अब आगे की स्टोरी। उइंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लांजन को क्या हुआ है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर वो गुस्सा होकर दूसरे कमरे की तरफ क्यों चला गया। वो फिर भी कुछ नहीं सोचता। वो सोचता है शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, इसीलिए वो अपने कपड़े बदल कर वो वहाँ पर सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग सुबह उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आता है। वो विंग के लिए सुबह था, मगर गुस्सू क्लान के लिए वो तो बहुत देर हो चुका था, क्योंकि वहाँ के लोग 5 बजे ही उठ जाते थे और विंग तो 8 बजे उठा था। वो अपने कमरे से बाहर आकर जिंसी के चारों तरफ देखने लगता है। वो कल रात को जब जिंसी के अंदर आया था तो उसके फेस पर भेल था, तो वो ठीक से नहीं दिख सका था। वो जिंसी के चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ पर कितनी ज़्यादा साफ सुथरा था, वो कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। उसके कमरे के ही पास में और एक कमरा था। वो उसके दरवाज़ा नॉक करता है। उसे लगता है कि लांछन उसके अंदर सोया हुआ है, मगर वो जब धीरे से खोल के देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अंदर जाता है जहाँ पर किताबों के रैक था और वो कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन में वो सब कुछ रखा हुआ था। तो वो अपने कमरे के अंदर दौड़ लगाता है। जो एक ही रात में उस कमरे का क्या हाल किया था, वो सब कुछ मेस करके रखा था। वो सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद दरवाजे के पास खड़े होकर उस कमरे की तरफ चारों तरफ देखने लगता है और मन में कहता है अब ठीक है, अब साफ सुथरा देख रहा है। अब वो जिंसी के बाहर की तरफ आ जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। जो बहुत सारे लोग थे, मगर एक भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो योनमा की तरह नहीं था, जो एक दो लोगों पर भी वहाँ पर शोर शराबा सुनाई देता था, मगर यहाँ पर इतने सारे लोग हैं मगर कुछ भी आवाज़ नहीं। पूरी तरह शांत था। वो खड़े होकर चारों तरफ देखने लगता है तो एक डिसिप्लिन आकर ग्रेट करते हुए कहता है, सेकंड मैडम लन, आपको सिफू बुला रहे हैं। विंग नोट करता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद जैसे ही वो अपने सीजे को देखता है, वो दौड़ के जाकर अपने सीजे के गले लग जाता है। सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, खास करके लान कोरेन। सिचन विस्पर करते हुए कहता है, अंकल, विंग को यहाँ के रूल के बारे में नहीं पता, हम उसे बता देंगे, आप गुस्सा मत होइए। फेंगमैन विंग के सर पर पैट करते हुए कहता है, विंग, अब हमें जाना पड़ेगा। जियांग चेंग विंग को गले लगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जो कहा था हमेशा याद रखना। वो सभी लोग गुसुक क्लान के मेन गेट के पास आ जाते हैं जियांग फैमिली को विदाई देने के लिए। मैडम जियांग विंग के कान में विस्पर करते हुए कहते हैं, हमेशा याद रखना मैंने जो कहा, कभी भी हमारे क्लान वापस मत आना। विंग कुछ भी नहीं कहता। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो अपने सीजे और अपने भाई और अंकल को विदाई दे रहा है। अब वो उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। उसके आंखों में आंसू भर चुका था, मगर वो अभी नहीं रो सकता था। वो उन लोगों की तरफ देख रहा था। वो लोग सभी जा रहे थे। जैसे ही वो सभी लोग आंखों से उजल हो जाते, उसके आंखों से ठप ठप करके आंसू निकलने लगते हैं। सिचन और मैंगाओ उसके पास आते हुए कहते हैं, आनी, क्या हुआ? वो शक से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। सिचन कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे सीजे ने कहा है तुम्हें आनिंग कहने के लिए, जैसे तुम्हें यहाँ पर अपना सा लगे। विंग एक बड़ी सी स्माइल देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था, और वो कहता है, थैंक यू गागा। वो कहता है, आनिंग, तुम्हें भूख नहीं लगी है? विंग बच्चों की तरह उछलते हुए कहता है, हाँ, मुझे ज़ोर से भूख लगी है। सिचन कहता है, तो फिर चलो। सभी यहाँ से चलने लगते हैं, मगर विंग वहाँ से दौड़ने लगता है। तो पीछे से एक गंभीर सा आवाज़ आता है कि क्लाउड प्रोसेस में दौड़ना मना है। विंग वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखने लगता है, जो उसका हस्बैंड कोल्ड फेस की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसकी तरफ घूर के देख रहा है। विंग कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर धीरे धीरे चलता है। कुछ देर चलने के बाद
वो अपने हस्बैंड की तरफ जीप दिखाते हुए वहाँ से दौड़ के चला जाता है। विंग का ऐसा बचपना देखकर सिचन और मंगेयू हंसने लगते हैं। वांगजी भी खुश था। वो सामने नहीं दिखा रहा था मगर वो मन में वो खुश था। अब हमें डाइनिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठकर खाने के लिए बैठे हुए थे। सभी के लिए प्लेट लगा हुआ था, सबके लिए खाना परोसा गया था मगर विंग अपने लिए नहीं खाना परोसा था। वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो सिचन कहता है, अन्निंग बैठो, तुम्हारा प्लेट कहाँ गया? विंग कहता है, मैं बाद में खा लूँगा, पहले आप लोग खा लीजिए। मैंगाओ कहता है, क्यों, तुम हमारे साथ नहीं खाओगे? विंग कुछ नहीं कहता। तो कुरेन स्ट्रिक्टली कहता है, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। विंग सबकी तरफ देखने लगता है। उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो अपने लिए खाना लेकर उन लोगों के पास बैठ जाता है और सबकी तरफ देखते हुए अपने बचपनों के यादों में चला जाता है। अब हमें उसका बचपना दिखाया जाता है, जो वो छोटा सा विंग सबके साथ खाने के लिए बैठा हुआ था। छोटा सा विंग सीजे और जियांग चिंग के बीच में बैठकर खाना खा रहा था। तो मैडम जियांग गुस्से से कहता है, तुम यहाँ से उठो, तुम हमारे साथ बैठकर कैसे खाना खा सकते हो? यहाँ से निकलो, तुम हमारे साथ खाने की औकात नहीं है, तुम ये डिजर्व नहीं करते, यहाँ से चले जाओ। यानली जियांग चिंग दोनों कहते हैं, नहीं मामा, वो हमारा छोटा भाई है, वो हमारे साथ बैठकर ही खाना खाएगा। फेंगबियन भी कुछ कहने ही वाला था मगर मैडम जियांग उसे ग्लेयर देने लगता है और वो अपने बच्चों की तरफ भी गुस्से से देखने लगता है। तो सभी चुप हो जाते हैं। फेंगबियन भी अपने बच्चों को इशारे से चुप करा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था इस छोटी छोटी बातों पर वो उसके साथ कोई आर्गूमेंट करे। तो हमारा छोटा सा और प्यारा सा विंग अपने रूम के अंदर चला आता है और एक कोने में बैठकर रोने लगता है। एक मेड उसके लिए खाना लेकर आते हैं। पीछे पीछे मैडम जियांग उसके पास आकर कहते हैं, आज के बाद तुम कभी भी मेरे बच्चों के पास बैठकर नहीं खाना खाओगे। तुम उसके साथ अपने को कंपेयर मत करो। तुम एक नौकर के बेटे हो और वो मेरे बेटे हैं। तुम उसके साथ बैठने की डिजर्व भी नहीं करते, यहीं पर ही बैठे रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने सालों में वो कभी भी उन लोगों के पास बैठकर नहीं खाना खाया। वो हमेशा अपने कमरे में ही अकेला बैठकर खाना खाता था। ये नहीं था कि यानली जियांग चिंग उसके पास नहीं आते थे। वो उसके पास कभी भी आ जाते थे। वो खाना खाते वक्त उसके पास आकर बैठ जाते थे जब मैडम जियांग को पता भी नहीं चलता। कभी कभार यानली विंग का फेवरेट लोटस सूप छुपा कर बनाकर उसके पास लाता था तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। हमारा प्यारा सा विंग ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही अपनी खुशियाँ ढूंढता था। उसे चाहत नहीं थी कि कोई बड़ी खुशी दे, बस उसके लिए एक ही चीज़ मायने रखता था, उसकी फेस में एक बड़ी सी मुस्कुराहट जो उसके लिए बड़ी चीज़ थी। पीछे से एक चिल्लाने की आवाज़ आता है कि कोई गुस्से से कह रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारे साथ बैठकर कैसे खाना खा सकता है? ये यहाँ पर डिजर्व नहीं करता। विंग अपने ख्यालों में वापस आता है और देखता है जो जिन गुआंगशन थे गुस्से से कह रहा है। विंग को अब समझने की देर नहीं थी कि वो किसी को कह रहा है। वो अपने प्लेट लेकर खड़ा ही होने वाला था। वांगजी उसे रोक लेता है, कहता है, खाने के बीच में उठना क्लाउड रिसेस में मना है। सिचेन बातों को संभालते हुए कहता है, डैड, ये वांगजी का वाइफ है, वो हमारे साथ बैठकर खाना खा सकता है। आप भी बैठिए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। ये कहकर वो उन लोगों को बैठने के लिए कहता है मगर जिन गुआंगशन गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मेरी बेटी को छोड़कर इस नौकर के बेटे से अपने भाई की शादी करवा दी और तुम मुझे कह रहे हो यहाँ पर बैठकर खाना खाने के लिए? मैं नहीं खाता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग जिन गुंगा की बातों को बुरा नहीं माना था। वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा खुश था कि वो लोग उसे ऐसी छोटी छोटी बातों पर उसे सपोर्ट करते हैं और उसे अपना मानते हैं। वो इसी बात पर ही बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हमेशा जो रूल के खिलाफ था विंग वही करता था क्योंकि उसे हमेशा किसी को हंसाना उसे बहुत पसंद था। इसीलिए वो सभी को टीज करता था, सभी को हंसाने के लिए उन लोगों के पीछे लग जाता था। यहाँ तक कि वो कभी लान कुरैन को भी नहीं छोड़ा। सभी उसे डरते थे, उसके पास जाने पर भी डरते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट था। मगर विंग
वो सबको नहीं मानता था। वो उनके पास जाकर उन्हें टीज करके उन्हें चिढ़ाता था, जिसकी वजह से लन कुरैन सामने से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, मगर अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश थे उनके ऐसे बचपना देखकर। वो तो वांगजी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था, हमेशा उसके पीछे लगा रहता था, उसे अनोइंग करता था। वांगजी जो उससे सामने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, जैसे उसे स्ट्रेटली कह रहा था कि ये हमारे गुस्से क्लान के रूल के खिलाफ है, तुम ऐसा मत करो। मगर विंग किसी का बात कहाँ पर सुनने वाला था। वो तो वही करने वाला था जो उसका दिल कहता था, तो वो हमेशा उसे चिढ़ाता था। वांगजी मन में खुश था, मगर जैसे ही उसे उस रात की बातें याद आता है, उन लोगों की कही हुई बातें याद आता है, तो गुस्सा हो जाता था और कुछ न कुछ विंग को कह ही देता था। विंग उसके बातों को दिल से नहीं लेता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो क्यों गुस्सा है। उसे लगता था वो बस स्ट्रेट है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। दूसरी तरफ मैंग्याओ वांगजी के ऐसे बर्ताव देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता था, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वो चाहता था सारी बातों को वांगजी से कहकर सारी बातों को सॉल्व कर दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो डरता था कहीं अंकल उसे सजा के तौर पर उसके हस्बैंड से उसे दूर ना कर दे। वो सचिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसके बगैर नहीं रह सकता था, इसीलिए वो डरते हुए कुछ नहीं कह सकता था। मगर वो वांगजी को हमेशा समझाता था कि विंग उसे कितना प्यार करता है। विंग आज उसने उसके लिए ये किया वो किया ऐसा कहकर उसके दिल में उसके लिए प्यार जगाने की कोशिश करता था। मगर वांगजी जो उसके दिल में एक चीज़ जो बैठ गया है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बात भी नहीं कर रहा था कि विंग ऐसा किया है या नहीं, ये सच है या नहीं, वो विंग से पूछ भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ विंग जो हमेशा कोशिश करता था कि अपने हस्बैंड का दिल जीत सके, हमेशा ऐसा भी कुछ ना कुछ करता ही रहता था, जैसे वो हस्बैंड के करीब रह सके। हस्बैंड को छोटी छोटी बातों पर उसके हाथों को छूने की कोशिश करता था, मगर वांगजी अपने हाथों को पीछे लेते हुए इरिटेट हो जाता था और उसे कुछ न कुछ कह ही देता था जो उसे कहना नहीं चाहिए था। मगर उस दिन के बाद सब कुछ जैसे बदल गया। उस दिन नी हो सिंह अपने भाई के साथ क्लाउड रेसेस पर आया था। उसके भाई कुछ काम से आया था, मगर नी हो सिंह अपने दोस्त विंग से मिलने आया था, जो उसे बचपन से जानता है। नी हुए सिंह बेटा था, मगर वो विंग के लिए अपना बचपन का दोस्त है। वो उन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों बातों में इसे इस तरह खो गए थे जो उन्हें एहसास भी नहीं रहा कि वांगजी दूर से खड़े होकर उन दोनों को देख रहा है। वो जेलस हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग उसके अलावा किसी से बातें करे, किसी को छुए। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो जिंक्सी की तरफ आ जाता है। अब रात हो गया था। विंग जिंक्सी के अंदर आ जाता है। वो देखता है वांगजी सामने में ही गुस्से से बैठा हुआ है। इन दिनों में विंग उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाता था कि वो कब गुस्सा है और कब खुश है। वो उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, लांजान क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वांगजी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इतने दिन हो गए हैं क्लाउड रेसेस आए हुए, तुम अभी तक यहाँ के रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते? विंग बनी से स्माइल दे देता है और कहता है, रूल तो बस तोड़ने के लिए ही है, रूल्स को कौन फॉलो करता है? और वो पाउड बनाने लगता है। वांगजी इरिटेड हो जाता है और कहता है, तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है, किसी की फीलिंग्स का तुम्हें कोई भी कदर नहीं है। विंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो आज तक किसी को भी तकलीफ नहीं दिया, बस सबकी फीलिंग का कदर किया है। वो तो बस सबको हंसाना चाहता था। वांगजी खड़ा हो जाता है और विंग की कलाई को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। वो जोर जोर से जा रहा था, तो विंग कहता है, वांगजी धीरे चलो, मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, मेरा हाथ को छोड़ो। मगर वांगजी उसकी बातें नहीं सुनता, उसकी कलाई को खींचते हुए उसे वहाँ पर ला देता है, एक स्टोन के ऊपर जहाँ पर सारे रूल्स लिखा हुआ था। उसके आगे खड़ा होकर कहता है, ये सारे रूल्स को पढ़ो और काल से ये सारे रूल्स को फॉलोअप करना। विंग उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखने लगता है और कहता है, अगर मैं सारे रूल्स को फॉलोअप करूँगा तो तुम मुझे वाइफ का दर्जा दोगे? वांगजी कहता है, सेमलेस। ये कहकर वो दूर खड़े होकर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है, इसमें सेमलेस क्या है? मैं उसकी वाइफ हूँ,
इतना भी हक नहीं है। वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी उसकी तरफ गौर से देख रहा था, जैसे उसे कह रहा हो कि सारे रूल्स को पढ़ने के लिए। अब वोइंग रोने लगा था, मगर रोते हुए आंसू में ही वो सारे रूल्स को पढ़ने लगता है। वो एक बार पढ़ लिया, वो कंप्लीट भी कर लिया, मगर वो वहाँ से नहीं हिलता। रात भर तक वो वहीं पर ही खड़ा रहा, सारे रूल्स को वैसे ही पढ़ता रहा। वांगजी भी उसे कुछ नहीं कहता, वो बस दूर खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा था। अब सुबह हो गया था। सिचन और मंगेव जैसे ही देखते हैं वो उन दोनों के पास जाने ही वाले थे कि लान कुरन उन्हें रोक लेता है और कहता है उसे पढ़ने दो, उसे याद करने दो, उसे भी यहाँ के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वोइंग जिनसी की तरफ चला जाता है। अपने कमरे में जाकर दरवाजे के पास बैठकर ही रोने लगता है कि उसकी गलती क्या था। वो तो कुछ भी नहीं किया, वो बस सबको हंसाना चाहता था। क्या वो हंसना भी डिजर्व नहीं करता? ये कहकर वो फुट-फुट से रोने लगता है। अब वो पूरा दिन पूरा रात उसी कमरे में रहा। अगले दिन सुबह बाहर निकला। अब वो वोइंग नहीं था। वो वोइंग जो हमेशा चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, अब वो नहीं था। अब वो बस जिंदा जागता एक लाश है जो सबकी बातें सुनता था। जो यहाँ पर रूल था वही फॉलो करता था। अब वो खाने के टाइम कभी भी बातें नहीं करता था। हर बार उसे मना करने के बाद भी थोड़ी देर के बाद वो फिर से बातें शुरू कर देता था। मगर अब वो चुपचाप खाना खाता था, जैसे उसकी खाने की भी आवाज़ ना आए। वो इस तरह खाना खाता था। अब वो पहले की तरह नहीं था। वो बस एक छोटा सा गार्डन में बैठकर ही चुपचाप खामोशी से बैठा रहता था। उसके होठों पे अब वो कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में वो चिलचिलाता खुशी अभी नहीं था। वो बस उसकी आंखों में एक दर्द था। अब ये खामोशी वांजी को ही खटकने लगा था। वो उसकी बनी से स्माइल देखने के लिए भी तरस जाता था। अब तो वो मुस्कुराता है, मगर वो एक छोटी सी मुस्कुराहट होती थी। वांगजी दूर खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा था। सोचता है, मैंने तो बस उस दिन उससे ये बताना चाहता था कि पराई लड़कों को छूना मना है, मगर क्या मैंने उसे हंसने के लिए मना किया है जो वो मुस्कुरा भी नहीं रहा है। अब तो ये उन दोनों के बीच ये दूरियां और बढ़ गया था। वो दोनों साथ में बैठे भी रहते थे। विंग उसे कुछ भी नहीं कहता था। वांगजी तो वैसे भी कुछ नहीं बातें करता था, बस विंग ही बातें करता था। अब विंग भी खामोश हो गया था। वो दोनों चुपचाप वैसे ही बैठे रहते थे, या फिर विंग अपने कमरे के अंदर चला जाता था। एक दिन वो गार्डन में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने बचपन की बातें याद कर रहा था। सोचता है कि मैडम जियांग उसे डांटे गाली दे, मगर वो खुश था। अपने भाई बहन के पास वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो मुस्कुरा तो पा रहा था, यहाँ पर तो वो भी नहीं है उसके पास। ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। दूर खड़े वांगजी इसे देखकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया। विंग अपने भाई बहन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो कहता है, आपने कहा था कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, मगर अब देखो जियांग, मैं जब तुमसे मिलने जाऊँगा मैं तुम्हारी शिकायत शीजे से ज़रूर करूँगा। पीछे से एक आवाज़ आता है, तुम मेरी शिकायत क्या शीजे से करने वाले हो? विंग पीछे मुड़ के देखता है जो जियांग खड़ा था। वो खड़े होकर जियांग के पास दौड़ के जाकर उसे गले लगते हुए रोने लगता है। आज का फैन फिक्शन मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।